Hello everyone. Today's topic is new trends of Indian economy of chapter 15, which is the very important topic for your syllabus. So let's start the chapter 15. First of all, let's discuss basic things, basic terms. हम हमारे सामने जो एजेंडा आ रहा है उसको ये जो एजेंडा है ये हमारा जो चैप्टर है इकनॉमी, जो हमने चैप्टर नंबर 15 लिया है इकनॉमिक्स से। तो इसमें एजेंडा में हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे इंडियन इकनॉमी इन इन अनडेवलप फॉर्म, कि इंडियन इकनॉमी अनडेवलप फॉर्म में किस तरीके से है, इंडियन इकनॉमी इन डेवलप फॉर्म, इंडियन इकनॉमी डेवलप किस तरीके से है, मतलब इंडियन की जो इकनॉमी है, इंडियन इकनॉमी है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है वो चीज़। इन इकनॉमी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स है। एलपीजी का फुल फॉर्म है एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटिलाइजेशन एंड जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे जो जिसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। देन स्वदेशी एंड उसके बाद लास्ट स्किल डेवलपमेंट। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने पा रहे हैं। बट इससे पहले हम कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, इसकी बेसिक थिंग्स क्या हैं, वो चीज़ आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम थिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। इकनॉमिक कंडीशन के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो यही है कि व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इसके बारे में बता रही हूँ मैं कि व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज़ पर पर्सन जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की इंडिविजुअली जो उनकी इनकम है वही होती है पर कैपिटा इनकम। तो इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे कि पर कैपिटा इनकम इज़ बेटर मेजर्स टू कंपेयर एंड चेक द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। जो पर कैपिटा इनकम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एक प्रति व्यक्ति आय से ली जाती है, और ये बहुत अच्छा एक मापदंड है। जो पर कैपिटा इनकम है एक बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे हम हर कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि हर कंट्री में जो इनकम है, प्रति व्यक्ति की आय है वो कितनी है। तो ये बहुत अच्छा बेटर मेजरमेंट माना जाता है। पर कैपिटा इनकम इज़ टोटल नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम से यहाँ मतलब है टोटल जो देश की इनकम हो रही है, नेशनल इनकम हो रही है, उससे होता है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और उसको निकालने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कितने जो हमारी जो नेशनल इनकम कितनी हो रही है, मान लो यहाँ पे हम 10,000 हम नेशनल इनकम बताते हैं और पॉपुलेशन हम यहाँ पे 100 बता रहे हैं, तो यहाँ पे उससे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो पर कैपिटा इनकम हमारे सामने आ जाती है। तो ये बेसिक टर्म है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, वो यही होती है। ये बहुत अच्छा मेज़र है कंपेयर करने से, चेक करने के लिए कंट्रीज़ में कि कौन से जो कंट्री है वो डेवलप की तरफ जा रही है और कौन सी अनडेवलप्ड है, इस तरीके से। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे एट बर्थ लगाया है तो बर्थ के संबंध में अब यहाँ बात करें कि कौन सा व्यक्ति कितने समय तक जिएगा, कौन सा व्यक्ति उसकी उसकी जो कितने साल तक जीने वाला है वो कितने साल तक जिएगा, वो एक एक्सपेक्टेंसी में आ जाता है कि वो कितने साल तक जीता है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बर्थ के लिए यहाँ पर कि क्या है कि एक्चुअली रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, कि हम कितने साल तक जी सकते हैं। एक व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वो कितने साल तक जिएगा, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है आप वो जिसने जन्म ले लिया वो कितने साल तक जीने वाला है। इज़ एक्सपेक्टेड टू लाइव इट मॉर्टिलिटी पैटर्न एट द टाइम ऑफ इट बर्थ रिमेन कॉन्सेंट इन द फ्यूचर। वो भविष्य के लिए एक अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि ये व्यक्ति कितने साल तक जीने वाला है, उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन कैसी है। जैसे हम ABC की बात करते हैं, कुछ व्यक्ति 69 ईयर्स तक जीते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 72 तक भी जी जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि 54 तक ही जीते हैं। तो ये लाइफ है एक्सपेक्टेंसी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कंट्री है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कि किस तरीके का डेवलपमेंट की तरफ है या अनडेवलपमेंट की तरफ है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, सर्विस जो सेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, कैसा है, इस तरीके का जो हम यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
तो द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक हमारे लिए एक सोर्स है, एक ऐसा सोर्स है और एक सर्विस है जो एक इकोनॉमिक कंडीशन को एक इजी कर देता है ना, इजी वे में कर देता है, विच मेक द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक इजी, जो हमको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हम अपने जो हमारी इकोनॉमिक है उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, वो हमारे लिए एक इजी वे है। अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारे देश का, हमारी कंट्री का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो इंक्रीज़ होती है एंड इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है तो वो इंश्योर है, मतलब सुनिश्चित है कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। कुछ यहाँ एग्जाम्पल यहाँ बताए गए हैं, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये सारे हमारे ये हैं कि ये चीज़ें अब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो ये चीज़ें हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में है, एजुकेशन की जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है, हेल्थ भी हमारे यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड में है, अभी भी हम बहुत पीछे हैं। और हो सकता है किसी भी कंट्री का ये सब जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से है, वहाँ सब अच्छा है ना, तो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। और अगर जिस कंट्री में यहाँ इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का अच्छा हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, अगर नहीं होता है तो इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप होने में समय लग सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डेमोग्राफी। व्हाट इज़ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी होती है सेंसस। सेंसस, व्हाट इज सेंसस? सेंसस होता है जनगणना, जो हर 10 साल में की जाती है। हर जो व्यक्ति हैं उनका सेंसस लिया जाता है, जनगणना की जाती है कि कंट्री में कितना डेवलपमेंट पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है, उसी को हम यहाँ पे डेमोग्राफी बोलते हैं। तो साइंटिफिक एंड स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक जो ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिक एंड जो हमारी स्टडी है ना, साइंटिफिक एंड स्टैटिकल जो स्टडी है वो ही डेमोग्राफी कहलाती है। साइंटिफिक तरीके से जो हम जनगणना कर रहे हैं, स्टैटिकल जो हम एक योजना बना के जो जनगणना कर रहे हैं वही डेमोग्राफी यहाँ पे कहलाती है कि किस तरीके का आपका ग्राफ का जो आंकड़ा है, जो आपका ग्राफ बना है पॉपुलेशन का, वो किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है। तो ये उसी का एक पार्ट हमने लिया है कि किस तरीके से हमारे जो आंकड़े हैं, जो सेंसस है वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोग्राफी यहाँ उसी से मतलब है। लाइक जैसे एक एग्जांपल मैं आप ये दे सकती हूँ कि हर 10 साल में आपके यहाँ जनगणना होती है, सेंसस लिए जाते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं 5 से 10 साल के जो हैं लोग वो कितने हैं, 10 से 20 साल के व्यक्ति कितने हैं, 20 से 30 साल के व्यक्ति कितने हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने सीनियर सिटीजन्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेमोग्राफी के अंदर आ जाती है। कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि होगी तो पॉपुलेशन होगा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना इकनॉमी जो हमारी स्टडी है वो और डेवलप होती जाएगी अगर हम डेवलप फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेमोग्राफी भी एक इसका एक बेसिक टर्म भी माना जाता है इकनॉमिक कंडीशन का। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट हमारा यहाँ पे टर्म है हिडन एम्प्लॉयमेंट, कि कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है जो हिडन होता है। व्हाट इज़ हिडन? हिडन होता है छुपा हुआ एम्प्लॉयमेंट। ये व्हाट इज़ हिडन एम्प्लॉयमेंट? छुपा हुआ एम्प्लॉयमेंट जो हमको दिखाई नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है बट हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और उसका किसी भी तरीके से मतलब एक कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लाइक जैसे मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, एक कंपनी है वो प्रोडक्शन करती है, तो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, कंपनी पे तो प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनी प्रोडक्शन कर रही है। अब उस प्रोडक्शन को करने में चाहे वो 10 व्यक्ति कर रहे हो प्रोडक्शन, चाहे वो 15 व्यक्ति कर रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन अलग जगह चीज़ हो गई हमारी, और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो कितनी मात्रा में वर्क कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो जो उनकी क्वांटिटी है वो एक प्रकार का हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। सॉरी, यहाँ पे ई की जगह यू आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, तो आप करेक्शन कर लें अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट की हम यहाँ पे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखाई नहीं देता है।
ठीक है। तो किस तरीके से मतलब वो जो व्यक्ति वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका कोई जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्शन में वो इतना नहीं देखा जा सकता है। तो हिडन एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट द पर्सन सीन वर्किंग, हमको ये तो दिखाई देगा कि व्यक्ति काम कर रहे हैं। मान लो एक एग्रीकल्चर पार्ट है, एग्रीकल्चर में व्यक्ति काम कर रहे हैं, अब चाहे वो 2 कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, उसकी जो उनका है वो कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उत्पादन किया जा रहा है। वो चीज़ हमारे जो इकनॉमी में आएगी, वो चीज़ इकनॉमिक कंडीशन में रखी जाएगी। कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं वो चीज़ हमारे इकनॉमिक कंडीशन में नहीं रखी जाएगी, चाहे वो 4 हों चाहे वो 10 हों। वो व्यक्तियों की संख्या, क्वांटिटी वहाँ जो इकनॉमिक कंडीशन में उसमें नहीं रखी जाएगी। उसी को बोला जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा काम कर रहा है बट उसका कंट्रीब्यूशन 0 के बराबर होता है प्रोडक्शन में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 के बराबर होता है। तो हिडन एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट द पर्सन सीम वर्किंग बट हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन इज़ वेरी लो और अबाउट 0, एक प्रकार के 0 के बराबर होता है। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में अगर कितने भी व्यक्ति काम कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने प्रोडक्शन कितना हुआ, आपकी उत्पादन कितनी है, वो इकनॉमिक कंडीशन को उससे मतलब है। इकनॉमिक कंडीशन उससे जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट उससे जुड़ा हुआ है, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं इससे नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो हम यहाँ टर्म ले रहे हैं, बेसिक टर्म ले रहे हैं, वो हिडन एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 4-5 टॉपिक यहाँ बेसिक रूल्स बताए यहाँ पर। जो हमारा चैप्टर है ट्रेंड ऑफ इकनॉमिक कंडीशन, इसका जो मेन जो हमारे बेसिक है वो मैंने बताए। ये एक कुछ टर्म्स है जो आपको लर्न करनी है, क्योंकि जो हम चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे पूरी तरीके से तो ये वर्ड्स वहाँ पे ज़रूर आएंगे। तो ये वर्ड्स आएंगे तो हमें उस समय ये समझ नहीं आएगा कि हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसका इकनॉमिक कंडीशन के साथ क्या इसका जो है मतलब है, यहाँ क्यों जुड़ा हुआ है, ओके। डेमोग्राफी क्या है, पर कैपिटा इनकम की हमने बात करी। तो ये सारे टर्म्स है, ये टर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको यहाँ पे लेक्चर में समझाएं। अब हम कल से हमारा नया यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम टॉपिक वाइज इसको रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने नोट्स में ये ज़रूर जो बेसिक टर्म्स हमने बताई हैं वो ज़रूर राइट डाउन कर लें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ने से आप बहुत ईजी आप आगे वाले जो हमारे जो टॉपिक्स है वो ईजी वे में समझ सकते हैं। ओके, गुड बाय।